इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के पॉलिटिकल साइंस के केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरा 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसमें केवल हम लोग लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघुतरीय क्वेश्चन है, जिनमें से चुन करके 15 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, अधिकतम 40 से 60 शब्दों में। तो पहले हम लोग लगातार प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है, इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, जो देखने से ही आपको याद हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डेविड ईस्टन के राजनीति व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और फिर यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 6 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राजनीति के अनिवार्य तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करें। और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राज्य और संगठन में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि राष्ट्र की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की 2 विशेषताओं को लिखें। और 10 नंबर क्वेश्चन में है कि आंतरिक संप्रभुता पर एक टिप्पणी लिखें। और 11 नंबर क्वेश्चन में लोकप्रिय संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है बहुलवाद के विकास के कारकों की विवेचना कीजिए। और फिर 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में है कि लास्की के बहुलवाद सिद्धांत का मूल्यांकन करें। और 14 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। और 15 नंबर क्वेश्चन में है आर्थिक स्वतंत्रता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 16 नंबर क्वेश्चन में है बेंथम व मिल के उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं। और 17 नंबर में है स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में है सामाजिक समानता का वर्णन करें। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन में है समानता के आर्थिक पहलू पर विचार करें। और 20 नंबर क्वेश्चन में जॉन राल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। और 21 नंबर क्वेश्चन में है समानता और न्याय में क्या संबंध है। 22 नंबर क्वेश्चन में अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या है। और 23 नंबर क्वेश्चन में अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की विवेचना करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन में नैतिक और कानूनिक अधिकारों में क्या अंतर है। और 26 नंबर क्वेश्चन में अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। 27 नंबर क्वेश्चन में कानून की परिभाषा दें। और फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि कानून के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। और 29 नंबर क्वेश्चन में मानव अधिकार की प्रासंगिकता क्या है। और 30 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है। तो 1 से 30 तक लघुतरीय प्रश्न थे, जिनमें से चुन करके केवल आपको मात्र 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 से लगातार 15 तक का उत्तर दिए हैं, और इसके बाद वाला वीडियो में 15 से 30 तक का उत्तर देंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 31 से 38 तक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये 5 अंक का होता है, और 120 से 140 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, और इसमें से केवल 4 ही प्रश्नों को आपको लिखना होता है एग्जाम में। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक प्रकृति की विवेचना करें। और फिर 32 नंबर क्वेश्चन में है, 32 नंबर में राजनीति विज्ञान के अध्ययन की कौन सी प्रमुख पद्धतियां हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 33 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्र को परिभाषित करें, राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करें। और 34 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्र की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करें। और फिर 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि संप्रभुता क्या है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। और 36 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक सिद्धांतों का वर्णन करें। फिर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि समानता की परिभाषा दीजिए तथा इस कथन की समीक्षा कीजिए कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। तो ये तो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था 31 से 38 तक, जिनमें से चुन करके केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको
देना है। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम 15 से 30 तक लघु उत्तरीय और ये जो 8 दीर्घ उत्तरीय है इन सभी का उत्तर इसके आगे वाला वीडियो में हम देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग लगातार 1 से लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। उत्तर व्यवहारवादी एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे ही उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसमें लिखेंगे कि तुलनात्मक पद्धति एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से विभिन्न विषयों के समानताएं और अंतर खोजने के लिए तुलना की जाती है। तुलनात्मक पद्धति एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से विभिन्न विषयों के समानताएं और अंतर को खोजने के लिए तुलना की जाती है, उसे ही तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। जैसे राजनीति, समाजशास्त्र और साहित्य इत्यादि ये सभी तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के 2 विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखना है, राज्य और सरकार औपचारिक संस्थानों पर केंद्रित होता है। राज्य और सरकार औपचारिक संस्थानों पर केंद्रित होता है। और फिर दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे, यह नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर अधिक जोर देता है। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उन अंतःक्रियाओं का ढांचा है। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उन अंतःक्रियाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समाज के लिए मूल्यों को आधिकारिक रूप से आवंटित किया जाता है। क्या कहलाता है, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत कहलाता है। किनके अनुसार, डेविड स्टर्न के अनुसार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि राजनीति विज्ञान के अध्याय की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यह पद्धति राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में अतीत की घटनाओं और विचारों संस्थाओं का अध्ययन पर जोर देती है। जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति है वो यह पद्धति है कि यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अतीत की घटनाओं और विचारों और संस्थाओं का अध्ययन पर जोर देती है। इसमें आपको 3 ही पॉइंट याद रखना है कि अतीत की घटनाओं, विचारों और संस्थाओं का अध्ययन पर जोर देने वाले पद्धति को क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि राजनीति विज्ञान शासन और शक्ति गतिशीलता में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो राजनीति विज्ञान है वो शासन और शक्ति की गतिशीलता में गहरी अंतर्दृष्टि को प्रदान करता है, जबकि जो समाजशास्त्र होता है वो सामाजिक संरचनाओं और मानव व्यवहार की व्यापक समझ को प्रदान करता है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में 7 अनिवार्य मूल तत्व हैं। पहला नंबर में क्षेत्र, दूसरा में जनसंख्या, तीसरा में संप्रभुता, चौथा में सेना, पांचवा में झंडा, छठा में मुद्रा और सातवां में भाषा। सातवां में क्या लिखेंगे, भाषा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य और संगठन में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राज्य एक निश्चित भूभाग पर संप्रभुता संपन्न संगठित राजनीति इकाई है, जबकि संगठन किसी विशिष्ट उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए लोगों का एक समूह होता है। राज्य जो है वो एक निश्चित भूभाग पर संप्रभुता संपन्न संगठित राजनीति का इकाई है, जबकि संगठन किसी विशिष्ट उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए लोगों का एक समूह होता है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्र की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की 2 विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना ईश्वर ने की है, न कि मनुष्यों ने।
यानी जो राष्ट्र की दैविक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, इसके अनुसार जो राष्ट्र की स्थापना है वो ईश्वर ने की है, न कि मनुष्यों ने। वो ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधि माना जाता है, यानी शासन जो है, शासन को ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधि माना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, आंतरिक संप्रभुता पर एक टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आंतरिक संप्रभुता एक राष्ट्रीय नियमों और नीतियों का माध्यम है जो एक देश के आंतरिक शासन व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करती है। आंतरिक संप्रभुता एक राष्ट्रीय नियमों और नीतियों का माध्यम होता है जो एक देश के आंतरिक शासन व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करता है, उसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में, लोकप्रिय संप्रभुता से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लोकप्रिय संप्रभुता वह सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी राज्य और उसकी सरकार के नेता उसके लोगों के सहमति से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुलवाद के विकास के कारकों की विवेचना करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बहुलवाद के अनुसार समाज राज्य से अधिक प्राचीन है। बहुलवाद के अनुसार समाज जो है वो राज्य से अधिक प्राचीन है, अतः राज्य को सामाजिक सत्ता का आदर करना चाहिए। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लास्की के बहुलवाद सिद्धांत का मूल्यांकन करें। तो इसका उत्तर लिखिए, बहुलवाद सिद्धांत का मूल्यांकन एकात्मक राज्य सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जो सत्ता को सीमित करने और विभिन्न समूहों को मान्यता देने पर जोर देता है। बहुलवाद सिद्धांत का मूल्यांकन कहलाता है हेरोल्ड लास्की के अनुसार। ठीक है। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपने निजी मामलों से संबंधित तर्कसंगत निर्णय को लेने में सक्षम हो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाता है। स्वतंत्रता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति, समाज या देश का अपनी आर्थिक गतिविधियों, यानी व्यक्ति, समाज या देश का अपनी आर्थिक गतिविधियों जैसे आय, व्यय, बचत इत्यादि पर स्वतंत्र नियंत्रण हो, उसे ही आर्थिक स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 30 तक और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो 8 है, सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। उन सभी को आप लोग एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।